रामपुर नाम का एक गांव था जहाँ पे भूपति नाम के एक धनी व्यक्ति रहते थे। उनकी एक बेटी थी, नाम था अनामिका। बहुत ही खूबसूरत और लाड़ प्यार से पली बड़ी। अब क्योंकि बेटी 25 साल की हो चुकी थी तो पिता भूपति बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, पर शादी के नाम से उसे बहुत चिंता होने लगी। तभी उसकी पत्नी वसुंधरा गर्मा गर्म चाय लेके उसके पास आती है। बिल्कुल सही वक्त में चाय लाके बहुत अच्छा काम किया वसुंधरा। चाहे कितनी दवाइयाँ ले लो पर ऐसे वक्त में कुछ काम नहीं करता। आपके सर दर्द के लिए चाहे कितनी दवाइयाँ दे दो, कितना चाय पिला लो, पर आपका सर दर्द तभी ठीक होगा जब आपको एक अच्छा घर जमाई मिल जाएगा। सही कहा वसुंधरा, पर कोई हमारे घर पे आके रहने को तैयार ही नहीं हो रहा। अरे बेटी के साथ साथ इतनी संपत्ति दे रहा हूँ, अच्छे से यहाँ पे रहो, पर ये बात तो किसी के दिमाग में घुस ही नहीं रहा है, कोई समझने को तैयार नहीं। देखिए जी, एक लड़की के लिए मायके से ससुराल जाना जरूरी है। ससुराल जाने से लड़की का सम्मान होता है और माता पिता का भी। आप समझते क्यों नहीं? फिर तो आपकी बेटी की कभी शादी नहीं होगी। ऐसा कह के वसुंधरा चाय का कप लेके वहाँ से चली जाती है। फिर भूपति सोच में पड़ जाते हैं, बेचारे। पर उन्हें तो ये पता ही नहीं था अनामिका को रमेश नाम के एक लड़के से प्यार था, जो कि 30 साल का था और गांव में टीचर के तौर पे काम करने आया था। ये बात रमेश को भी पता था, पर उससे दूरियां बनाए रखता था अमीरी की वजह से। एक दिन अनामिका रमेश की परीक्षा लेना चाह रही थी, देखने के लिए कि रमेश उससे प्यार करता है भी कि नहीं। वो जाके रमेश से नदी किनारे मिलती है और रोते रोते रमेश से सवाल करती है, पसंद करता हूँ अनामिका, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जब हम कॉलेज में थे तब से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए ही तो इस गांव में टीचर के तौर पे काम करता हूँ। मैं बहुत पसंद करता हूँ। रमेश की ऐसी बातें सुन के अनामिका बहुत खुश हो जाती है। फिर रमेश कहने लगता है, मुझे बस इसी बात का डर है कि तुम्हारे पिताजी मेरे और मेरे माँ बाप की जान ना ले ले। मैं बहुत गरीब हूँ अनामिका, इसीलिए मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा। इसीलिए तो मैं इस गाँव में नहीं, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर के गाँव में रहता हूँ। इसलिए कह दिया अनामिका कि आगे भी मैं तुम्हें कभी ये बात कह नहीं पाऊंगा। वैसे भी मेरा तबादला हो गया इस गांव से, 2 दिनों में मैं जा रहा हूँ। ऐसा कह के रमेश वहाँ से चला जाता है। अनामिका रोते रोते परेशान होके घर लौटती है। हॉल में भूपति बैठे थे। बेटी को रोते देख वो परेशान हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। क्या हो गया? मेरे बच्ची के आँख में आंसू। बताओ बेटा, क्यों रो रही हो? उनकी बातें सुन के अनामिका रोना बंद करती है। पिताजी, मैं आपकी जान हूँ ना, आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं ना? हाँ बेटा, तुम मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो। पर मेरी जान रमेश है पिताजी, उसे मत मारिए, उसकी जान मत लीजिए। उसके माता पिता को समझा के हम दोनों की अच्छे से शादी करा दीजिए। अरे बेटा, इतनी सी बात के लिए तुमने अपना मुंह लाल कर लिया। बताओ, रमेश के बारे में सब बताओ। अनामिका फिर एक एक बात खुल के बताती है। उसके बाद देर न करते हुए अनामिका और वसुंधरा को गाड़ी में बैठा के सीधा रमेश के घर वो जाते हैं। वहाँ रमेश के घर में सारी बातें होती है। फिर भूपति उन्हें अपने घर ले आते हैं। अनामिका रमेश की शादी हो जाती है। रमेश टीचर की नौकरी छोड़ के उनकी जायदाद का देखभाल करने लगता है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अब वो भी अमीर हो चुके थे, इसीलिए रमेश के माता पिता शारदा और प्रसाद की लालच और बढ़ने लगी। भूपति की संपत्ति के लिए वो अपने बेटे को कानूनी वारिस बनाना चाहते थे। जब अनामिका और रमेश घर पे नहीं थे, वो भूपति और वसुंधरा के खाने में जहर मिला के उन दोनों को मार देते हैं। रमेश और अनामिका को पता चला, अब उनके हाथ कुछ करने लायक भी नहीं था। एक दिन रमेश भूपति के संपत्ति के कागजात को पढ़ रहा था, जिसमें अनामिका का नाम लिखा हुआ था। प्रियतमा जी, जब मैं और मेरी पत्नी इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे तो पूरा संपत्ति अनामिका का हो जाएगा। उसके सहमति के बिना किसी को मालिकाना अधिकार नहीं मिल सकता। अनामिका जो कहेगी सभी को वही करना पड़ेगा। सभी को उसके रास्ते पे ही चलना होगा। इस दलील को पढ़ के अनामिका रमेश बहुत खुश होते हैं, पर शारदा और प्रसाद को जलन हो रही थी। वो कैसे भी अनामिका की जान लेके अपने बेटे रमेश को करोड़पति बनाना चाहते थे। एक दिन अनामिका अपने माँ पिताजी की तस्वीर के सामने आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही थी। तभी सासू माँ शारदा अनामिका की साड़ी में आग लगा देती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। थोड़ी देर बाद अनामिका को एहसास होता है कि उसकी साड़ी जल रही है, तो वो चिल्लाने लगती है, आग आग।
आग। चिल्लाने की आवाज सुन के रमेश आके उस पे पानी डालता है और उसकी जान बचाता है। बाद में वो सीसीटीवी में देखता है कि आखिर में ये काम किसने किया। अपने माँ पिताजी को ऐसा करते देख उसे बहुत बुरा लगता है। वो जाके सवाल करता है। अनामिका की जान को किसी भी वक्त खतरा हो सकता था। ये सोच के वो शारदा और प्रसाद के नाम पे पूरी संपत्ति लिख देते हैं और खाली हाथ घर से निकल जाते हैं। गांव के अंत में भूपति ने एक घर बनाया था लोगों को आश्रय देने के लिए। वहाँ जाके वो दोनों रहने लगते हैं। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। घर का एक तरफ छत टूटा हुआ था। वहाँ उन्हें बहुत सोने और पैसे मिलते हैं। हमारे माँ पिताजी दूर नहीं है, हमारे पास ही है। वो हमें इस तरह से रास्ता दिखा रहे हैं। हमारे बच्चे नहीं है, इतना सोना और पैसा लेके हम क्या करेंगे? गरीब बच्चों के लिए हम स्कूल बनाएंगे, अनाथ बच्चों के लिए हम अनाथ आश्रम बना के देंगे उन्हें, और इस तरह लोगों की सेवा करेंगे। क्या कहते हैं? अब मैं क्या कहूँ, अनामिका की तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती है। जैसा तुमने कहा, हम स्कूल बनाएंगे, घर बनाएंगे और जन सेवा में खर्च करेंगे। वो उस छोटे से घर की मरम्मत करते हैं। वहाँ उन्होंने आश्रम और अनाथालय बना और लोगों की इस तरह सेवा करने लगे। इसी तरह दिन निकल रहे थे। उधर शारदा और प्रसाद को बच्चों से ज्यादा रुचि पैसों में थी, इसीलिए वो अय्याशी किए जा रहे थे। फिर कहते हैं ना, पाप का फल। प्रसाद को ऐसी अनजानी बीमारी हुई जिसका कोई इलाज नहीं था। आखिरी पलों में बेटे बहू का ख्याल आया और उसकी मृत्यु हो गई। बाद में एक बड़े चोर ने आक्रमण किया और घर को कब्जा करके शारदा को घर से बाहर निकाल दिया। एक दिन रमेश और अनामिका जो अनाथालय बनाए थे वहाँ वो जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में शारदा को देखा जो कई दिनों से बिना खाए पिए सड़क पे पड़ी थी। सासू माँ। अनामिका वहाँ आके बहुत ही स्नेह के साथ अपनी सासू माँ को वृद्धाश्रम ले जाती है। उसने हर तरह की सेवा की। अपनी सेवा और प्यार से उसने शारदा को सामान्य इंसान में बदल दिया। ये देखकर शारदा रो पड़ी। अनामिका का हाथ पकड़ के वो पश्चाताप करने लगी। मुझे माफ कर देना, पैसों के लालच में मैंने धोखा दिया, बहुत बड़ी भूल हो गई। वो तहे दिल से उनसे माफी मांगी। रमेश को जब अपने पिता के बारे में पता चला उसे बहुत दुख हुआ, पर इस बात की खुशी थी कि माँ बदल गई। अब क्योंकि बहू अनामिका कहीं मिल नहीं रही थी, इसीलिए रमेश और अनामिका की बहन यामिनी की शादी तय हो जाती है। पर ना ही इस तरफ रमेश और उस तरफ यामिनी को ये रिश्ता मंजूर था। अगर यामिनी किसी से प्यार करती है तो? ये सोचकर रमेश यामिनी के घर जाता है उससे बात करने के लिए। यामिनी से मिलने आए हैं दामाद जी। मतलब अब अनामिका को भूल गए पिताजी? ऐसी बेटी को भूल जाना ही बेहतर है जो होकर भी नहीं है। अभी यामिनी हमारी जिम्मेदारी है। आप दोनों की शादी हो जाएगी तो ये बोझ भी कम हो जाएगा। पिताजी, यामिनी कहाँ है? लगता है वो अपने कमरे में है, मैं बुलाता हूँ। यामिनी, यामिनी, दामाद जी आए हैं, एक बार बाहर आना। पिताजी जब इस तरह से चिल्ला के बुलाते हैं, यामिनी अपने कमरे से बाहर आके खिड़की के पास खड़े होके चुपचाप वो रोने लगती है। अपने आंसू पोंछकर वो मनी मन सोचने लगती है, अब फिर जीजा जी क्यों आ गए? ये सोचकर वो हॉल में जाती है। पिताजी, मैं और यामिनी बाहर जा सकते हैं? तुम दोनों की शादी होने वाली है, जाओ थोड़ी देर वक्त बिता के रहो, तुम लोगों का भी चेंज होगा। ऐसी बातें होने के बाद रमेश यामिनी को लेकर कार में निकल जाता है। 10 मिनट बाद एक पार्क के सामने जाके वो अपनी गाड़ी लगाता है। फिर वो दोनों पार्क में जाते हैं और पार्क के ही एक सीमेंट बेंच के ऊपर वो दोनों बैठते हैं। दोनों जाके बेंच में बैठते हैं, पर दोनों ही अलग अलग दिशा में बैठते हैं। रमेश हिम्मत जुटा के अपने दिल की बात कह देता है। देखो यामिनी, हर लड़की को अपनी शादी लेकर, अपने पति को लेकर बहुत सारे सपने होते हैं, है कि नहीं? हाँ जीजा जी, पर एक बार आप मेरी बात भी सुन लीजिए। पहले तुम सुनो मेरी बात यामिनी। तुमने अपनी शादी को लेकर बहुत कुछ सोच रखा होगा। अपने पति को लेकर तुम्हारे बहुत सपने हैं, तुम्हारी बहुत आशाएं हैं। हाँ जीजा जी, पर देखो यामिनी, अगर तुम्हारे सपनों में, तुम्हारी आशाओं में कोई है तो तुम उसके बारे में मुझे बता सकती हो। मैं तुम दोनों की शादी कराऊंगा। तुम्हारे पति की जगह से हटके मैं तुम्हारा पिता बनके खुद खड़े होके तुम दोनों की शादी कराऊंगा। बताओ यामिनी। अरे जीजा जी, ऐसा कोई भी नहीं है। मैं किसी से प्यार नहीं करती। मैं किसी का सपना नहीं देखती हूँ पति के रूप में, पर आपको भी पति के रूप में नहीं मान सकती। हम रिश्तेदार हैं,
हम बिना चिंता के एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, पर बिना पसंद के ये शादी तो जहन्नुम बन जाएगा। फिर निजात कैसे मिलेगी, तुम ही बताओ। इस तरह वो दोनों सोचने लगते हैं। काफी वक्त निकल जाता है। फिर रमेश भी यामिनी को छोड़ते हुए वो भी अपने घर के लिए निकल जाता है। 2 दिनों के बाद वो पल आ जाता है जब रमेश और यामिनी दोनों की शादी होने वाली थी। इधर पंडित जी मंत्र पढ़े जा रहे हैं और रमेश यामिनी दोनों मंडप पे बैठे हुए हैं। दोनों का चेहरा उतरा हुआ था। शादी की कोई खुशी नहीं थी। चिंता और परेशानी चेहरे पे छलक रही थी। उसकी सोच सिर्फ अनामिका के ही इर्द गिर्द थे। तभी रमेश मन ही मन सोचता है, अनामिका, कहाँ हो तुम? कैसी हो तुम? जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया वो याद नहीं आते? कम से कम मेरे साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता सकती थी ना तुम। तुम्हारी बहन से मेरी शादी करवा रहे हैं वो। कहाँ हो? मेरे पास आओ अनामिका। ऐसा कह के वो बहुत दुखी था, पर दोनों को ही अपने घर वालों की बात माननी पड़ी। वो वक्त आ गया जब रमेश और यामिनी एक होने वाले थे। रमेश यामिनी के गले में मंगलसूत्र डालने वाला था। ठीक उसी वक्त, रोको ये शादी। रमेश ने पहले मुझसे शादी कर ली, अब ये शादी वो फिर से कैसे कर सकता है? ऐसा कह के हेमा नाम की एक महिला सामने आती है। यामिनी आश्चर्य रह जाती है। इस शादी को रोकने के लिए मेरे पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं था। तभी अनामिका अपने बच्चों को साथ लेकर वहाँ पहुँचती है। अगर आप उसकी पत्नी हैं, तो मैं कौन हूँ? ऐसा कह के अनामिका आती है। सभी लोग देखते हैं अनामिका के साथ बच्चा और उनके साथ डॉक्टर अरविंद भी थे। थोड़ी देर बाद सभी लोग सदमे से बाहर आते हैं और अनामिका को देखकर खुश होते हैं। माँ, पिताजी, सास, ससुर सभी आके उसका स्वागत करते हैं। रमेश को शादी के जोड़े में देखकर अनामिका समझ जाती है और फिर उसे पकड़ के कहती है, कितने लोगों से आप शादी करोगे अब? मुझसे, इस औरत से, मेरी बहन से? ये सब करना सही हो रहा है क्या? अरे दीदी, हम दोनों के घर वाले मिलके हम दोनों की शादी करा रहे थे, इसीलिए शादी को रोकने के लिए इस औरत को जीजा जी ने ही लाया। जीजा जी सिर्फ तुम्हें चाहते हैं। पर ये बताओ, तुम अब तक कहाँ थी? सब बताती हूँ। उस दिन मैं दवाई लाने के लिए दवाई की दुकान गई थी। दवाई लेके जब लौट रही थी, अचानक से एक ट्रक मुझे देखकर ब्रेक लगाती है। उस ब्रेक के झटके से मैं जाके गिरती हूँ, जिस वजह से सर पे चोट लग के मेरी याददाश्त चली जाती है। अनामिका इस तरह अपनी सारी तकलीफ बताती है। सभी लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। फिर ये डॉक्टर भैया मुझे अपने साथ घर लेकर गए। अपने भाई की तरह मेरी जांच किए। इस बीच मैंने बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने कई दफे मुझे मेरे पति के बारे में पूछा, ऐसा कि माँ बाप के बारे में भी पूछा, पर मुझे कुछ याद ही नहीं था। फिर एक दिन बच्चे के लिए खाना बनाने के लिए मैं किचन में जाती हूँ। उस वक्त बच्चे के साथ डॉक्टर भैया खेल रहे थे। मैं जब किचन से खाना लेके हॉल में आ रही थी, अचानक से पैर फिसल जाता है और मैं गिर जाती हूँ। मेरा सर जमीन पे टकराता है और फिर मुझे सारी बातें याद आ जाती है। उठ के जब खड़ी होती हूँ तो सब कुछ नया था। फिर मेरे आंखों के सामने बस यही डॉक्टर भैया थे। फिर वो मेरे पास आई। मैं कहाँ हूँ? आप कौन है? मेरे पति रमेश कहाँ पे है? मेरा बच्चा कहाँ है? ये सब क्या हो रहा है? देखो बहन, लगता है तुम्हें सब याद आ गया। ये तुम्हारा बेटा। सर पे चोट लगने से तुम सब भूल चुकी थी। अब तक मैंने ही तुम्हें भाई की तरह देखभाल किया है। अब सब कुछ खुल के बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारा घर छोड़ाऊंगा। तब जाके मैंने अपने पति और ससुराल के बारे में सब कुछ खुल के बताया। फिर भैया ने अपनी गाड़ी में मुझे और मेरे बच्चे को यहाँ पर लेकर आए। इस तरह अनामिका सब बताती है। इस तरह अनामिका और रमेश फिर से एक हो जाते हैं और सुखी जीवन काटने लगते हैं। इतने दिनों तक अनामिका नहीं थी, बस अनामिका का ना होने का दर्द था। अब अनामिका वापस आ गई थी तो सभी लोग खुशी खुशी जीने लगते हैं।